दोस्तों यहाँ पे अब हमारा जो 10 का रिजल्ट है वो आ चुका है। इसका मतलब ये होता है कि अब हम 10 से अब 11th कॉमर्स में आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो स्टडी के थ्रू जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा सा अलग होगा। तो दोस्तों इस वजह से मैं यहाँ पे आपको आज ये बताने वाला हूं कि आपको आपकी जो 11th कॉमर्स की जो स्टडी है वो किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपने 10th स्टैंडर्ड में जो चीजें पढ़ी थी, जिस तरह से पढ़ा था, उसके बहुत ही अलग अंदाज में आपको जो आपके 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाओगे, इस स्ट्रीम में क्या सस्टेन कर पाओगे। तो चलो एक एक करके सारी चीजें समझेंगे हम लोग। सबसे पहले चीज, अब आप 11th कॉमर्स में आ चुके हो तो सबसे पहले अगर टेक्स्ट बुक नहीं लिया तो टेक्स्ट बुक खरीद लो। और टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ऐसा देखा जाता है कि पूरा साल खत्म हो जाता है लेकिन लोगों के पास जो है टेक्स्ट बुक नाम की चीज ही नहीं होती। तो सबसे पहला ये चीज रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक खरीद लोगे, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक खरीद लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा जो कंटेक्स्ट रहता है या फिर जो कंटेंट्स होता है उसको समझना, उसको जानना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजों के बारे में समझना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपके लेक्चर्स हो रहे तो आप हर एक चीज को लेकर क्या आपके कंसेप्ट्स क्लियर करो, चाहे वो कौन से भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो आपका बीके ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ओसीएम क्यों ही ना हो, चाहे आपका वो इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, चाहे वो आपका एसपी या फिर मैथ्स क्यों ही ना हो। अब उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स क्लियर करो। अब यहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर करने क्यों बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट्स इसलिए क्लियर करने बोल रहा हूं क्योंकि ओसीएम हो गया या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया या फिर अगर मैं बात करूं आपके एसपी मैथ्स हो गए, तो देखो ये जो एसपी हो गया, इको हो गया, ओसीएम हो गया, ये आपके बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब इन थियरी सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो हर एक क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में, तो उसमें कुछ नहीं से 8 से 9 पॉइंट के आपको तो दिए ही रहेंगे। अब हर एक पॉइंट को तो आप रट्टा तो मार नहीं सकते हो, हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन जो रट्टा तो मार नहीं सकते, अगर मारोगे तो मार मार के कितना ही मारोगे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीजें जो आ रही है वो आप अपने ओन विल से क्या लिख सकते हो दोस्तों। अब ये मैं कंसेप्ट के लिए इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कल को आप जब अंडर ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें वापस दोहराई जाएंगी, ये वाली चीजें आपको वापस से मिलेंगी, इससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उस टाइम पे भी आपके लिए जो लिखना वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तीसरी चीज, अब जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ। अब 10th स्टैंडर्ड तक हम ये करते थे, हम शायद नोट्स नहीं बनाते थे, जो टीचर्स दिया करते थे हम उसके बेसिस पे क्या डिपेंड होते थे। लेकिन अब आप 11th कॉमर्स में आ चुके हो तो आपको नोट्स बनाना क्या शुरू कर देना चाहिए, आपके खुद के नोट्स बनाने चाहिए। अब नोट्स बनाते भी ये टाइम भी ये चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज, टेक्स्ट बुक कॉपी नहीं करनी है। अब क्या करते हैं, नोट्स के नाम पे बहुत सारे जो हमारे दोस्त होते हैं वो टेक्स्ट बुक के नोट्स बनाने के नाम पे पूरी जो टेक्स्ट बुक जैसी लिखी रहती है वैसे ही क्या लिख लिख के क्या पूरी बुक जो एक अलग से टेक्स्ट बुक क्या वो बना देते। तो हमें भाई अलग से टेक्स्ट बुक नहीं बनानी है, हमें नोट्स बनानी है। हम नोट्स इस वजह से बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, हम एंड टाइम पर उसको फटाफट क्या रिवाइज कर सके, इस वजह से हम नोट्स बनाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, आप जो भी चीज लिख रहे हो वो अपने ओन वर्ड्स में लिखो। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेड क्या होता है, तो आप अपने वर्ड से लिखो। अपने मैंने बोला कंसेप्ट क्लियर होगा, तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद से भी लिखोगे, ओन लैंग्वेज में भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं, बस सही होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटी जहां पे बाइंग और सेलिंग होता है, ठीक है, किसके एक्सचेंज में, आपके मनी के एक्सचेंज में, उसको हम लोग क्या ट्रेड बोलते हैं। तो ये आपको ओन वर्ड से लिखना, आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तीसरी चीज की, तीसरी चीज ये आप फेयर और रफ ये वाली चीज छोड़ दो भाई। अब क्या होता है कई बार कि स्कूल में जो दोस्त होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं पहले मैं रफ में लिख ले रहा हूं, घर पे जाके मैं फेयर में लिख लूंगा। अभी मैं रफ में लिख रहा हूं, फिर घर पे जाके फेयर में। ये चीज मत करो, जो भी लिख रहे हो एक ही बार में अच्छे से लिखो। आप क्या करो, उसको फेयर ही लिखो। समझ में आ गया। अगर आपको लग रहा है कि उसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने चाहिए तो आप जो टॉपिक ले उस टॉपिक के नीचे जगह छोड़ दो, आगे चलकर आप क्या कर देना, उसमें पॉइंट्स ऐड ऑन कर देना। समझ में आ गया। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको क्या करना है, अब आपको साथ ही साथ आपको कंसेप्ट तो क्लियर रहने प्लस आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करनी है। अब टेक्स्ट बुक रीडिंग करने के लिए इस बार इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जब टेक्स्ट बुक आप रीड करोगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड आपको और भी ज्यादा जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मुझे लिखना क्या। अभी जैसे ओसीएम वाले सब्जेक्ट में क्या होता है, ओसीएम वाले सब्जेक्ट में चीज ऐसी होती है कि लोग को जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमारा ओसीएम में वो हमें इजी पड़ जाता है, लीनियंट पड़ जाता है। तो हम टेक्स्ट बुक कभी रीड नहीं करते, तो हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि हमें लिखना क्या। हम लिखने के लिए बहुत सारी चीजें लिख देते हैं लेकिन उसका हमें मार्क्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उतना रिलेट नहीं करता है। देखो हम जानते हैं कि कॉमर्स में हमें थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखना होता है, लिखना है, लेकिन
थोड़ा सही से लिखना है, टेक्निकल चीजें भी लिखनी है दोस्तों। हम लिख लेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, काम को अलग अलग करना, लेकिन उससे तो आपको एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी तो एक प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पांचवी क्लास, अब यहाँ पांचवी चीज जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर क्या 11 कॉमर्स में ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना जरूरी है क्या? देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अगर आप 11 कॉमर्स में अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, या फिर अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हो अपने आसपास, तो वहां पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आपको प्रॉपर सारी चीजें मिलती है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप जितने भी सब्जेक्ट जनरल कॉमर्स में के मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, अब जनरल कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स की अगर बात करिए, टोटली आपके लिए नया है, आपको कुछ भी इसका आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आप करने को घर पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक क्लास लगा लोगे तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, आपको प्रॉपर रूटीन रहेगा, आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको क्या वहां पे क्या करवा के दी जाएंगी दोस्तों। समझ में आ गया? जिससे कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो है 11 कॉमर्स के आसान बन जाएगा। और लास्ट एक चीज कहूँ तो ये समझ के मत चलना कि 11 कॉमर्स से तो हम लोग मजे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना। अगर ये करे तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे क्या कुल्हाड़ी मारो, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पे अगर बात करूं, प्लस जब आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करो, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, उस एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी क्या आप कंप्लीट करो। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जब भी आपका चैप्टर हो जाता है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन को हमेशा क्या पढ़ लो। अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम में आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा क्या मायने रखता है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे से आपको क्या पूछे जाते हैं, तो इस वजह से एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे, तो यहाँ पे आपके लिए चीजें क्या और ज्यादा क्या आसान हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और यहाँ पे एक छठवीं चीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हमें हमारे कॉमर्स के पेपर में, कॉमर्स स्ट्रीम के पेपर में हमें आंसर्स जो रहते हैं वो थोड़े से लंबे लंबे लिखने रहते हैं। तो आपकी स्पीड जब बनेगी, रोज डेली बेसिस पे, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया, उस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना क्या शुरू किया, तो आपको एक फॉर्मेट पता चलेगा कि फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है, आंसर क्या सारी चीजें नोटिस की जाती है। अगर आप बोलोगे कि सर आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो भी हम लोग बता देंगे, वहां पे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पे आप, मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आप अपनी पढ़ाई कब से शुरू करो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पे सारी चीजें आ रही है और आपके लिए सारे वीडियो लेक्चर्स आ रहे, चाहे आपके बीके हो गया, इको हो गया, ओसीएम हो गया, लगभग सारे जो लेक्चर्स है वो आपके यहाँ पे क्या कवर अप किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ, एक और चीज बता दूं, अपना शेड्यूल, एक शेड्यूल बना लो दिन का। देखो एक शेड्यूल रहेगा तो आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए प्रॉपर रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप एक एक चीज को कितना टाइम अलोकेट करना है, ये चीज आपको पता चलेगी। तो ये शेड्यूल बताना मैं भूल गया था, ये भी मैंने बता दिया। ऑलरेडी चैनल पे शेड्यूल वाली जो वीडियो है वो दी गई है, तो आप उसके हिसाब से भी अपना शेड्यूल क्या बना सकते हो। ठीक है, तो एक जनरल शेड्यूल दिया गया सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतियोगी कॉमर्स अकेडमी।